जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। जब आप अपने मोबाइल पर यह वीडियो देख रहे हैं तब भी मैं यह कह सकता हूं कि देश के लगभग 11 करोड़ आदिवासियों में से 10 करोड़ से ज़्यादा आदिवासियों को शायद यह नहीं पता कि 2006 में उसके लिए एक स्वप्न नीति बनी थी। नीति थी राष्ट्रीय आदिवासी नीति, लेकिन 19-20 सालों बाद भी वो नीति कागज़ों में ही रह गई। आज इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों को खोजेंगे कि क्यों अटकी, किसने रोका, क्या कुछ हुआ और इस समय हम आप क्या कर सकते हैं। देश में 705 आदिवासी समूह निवास करती है। जब राष्ट्रीय आदिवासी नीति का ड्राफ्ट तैयार हुआ तो उस नीति का मूल उद्देश्य था कि भारत के आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति को बरकरार रखते हुए उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना। लेकिन इस बात पर ज़्यादा फोकस था कि उनकी विशिष्ट संस्कृति और उसकी पहचान, संवेदनशीलता को बनाए रखा जाएगा। यह बात भी स्वीकार किया गया था कि कई आदिवासी समुदाय गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, असुरक्षित आजीविका, असुरक्षित भूमि और वन अधिकारों आदि से प्रभावित हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यह भी माना गया कि आदिवासी समुदायों को उनके पारंपरिक ज्ञान, भाषा, संस्कृति और पर्यावरणीय ज्ञान के संरक्षक के रूप में देखा गया और उन्हें कामयाब सामाजिक आर्थिक विकास के साथ सांस्कृतिक संरक्षण का अवसर देने की बात हुई। इस चुनौती को देखते हुए 2006 में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीति का मसौदा तैयार किया, राष्ट्रीय आदिवासी नीति 2006। एक ऐसी नीति जो आदिवासियों को अधिकार, सुरक्षा और सम्मान के साथ विकास का वादा करती थी। आज हम यह बड़ा सवाल पूछते हैं कि नीति बनी पर लागू क्यों नहीं हुई और क्या हमें इसे राष्ट्रीय विमर्श में वापस लाना चाहिए। राष्ट्रीय आदिवासी नीति का पहला मसौदा यानी ड्राफ्ट 2006 जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था, जो नेहरू जी के पंचशील सिद्धांतों पर आधारित था। 2013 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था ताकि नीति को समकालीन जरूरतों के अनुसार संशोधित किया जा सके। सरकार के अनुसार कुछ विधायी और नीतिगत बदलाव आ गए थे। आइए उन बातों को भी थोड़ा समझ लें कि उस नीति में आखिर था क्या। पहला तो यह था कि आदिवासियों की परिभाषा और स्थिति के बारे में जानकारी दी गई थी कि नीति में आदिवासियों को प्राचीन विशेषताओं या आदिम विशिष्टता, विशिष्ट संस्कृति, संकोची या शर्मीले स्वभाव, भौगोलिक अलगाव और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन से चिन्हित किया गया था। ज्ञात हो यही प्रक्रिया किसी भी जाति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित करने के लिए मानदंड के रूप में माने गए हैं। नीति में यह स्पष्ट उल्लेख है कि आदिवासी पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीते हैं, प्राकृतिक जल स्रोतों का प्रबंधन के ज्ञाता हैं और उनके पास पौधों के ज्ञान का भंडार है। लेकिन यह परिभाषा बहुत कुछ आउटडेटेड लगती है क्योंकि कई आदिवासी शहरों में माइग्रेट हो चुके हैं। इसका मतलब आदिवासियों की जो आदिम विशिष्टता और जो भिन्न संस्कृति है उस पर समझौते करने की बात इस नीति में कह रही है। तो जो शायद गांव के आदिवासियों को तो स्वीकार नहीं होती, लेकिन हकीकत भी यही है कि आज के समय में पढ़े लिखे आदिवासी अपनी ही आदिम विशिष्टता और विशिष्ट संस्कृति से हीन भावना रखने में गर्व करने लगे हैं। गहराई से सोच कर देखिए। नीति में आदिवासियों को शिक्षा के अभियान में शामिल करने, आदिवासी इलाकों में आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव आदि था। साथ ही शिक्षा को पोषण से जोड़ने की बात भी थी। हालांकि किताबें और यूनिफॉर्म आज भी मुफ्त में ही मिलते हैं, नीति में भी यही बात अंकित थी। प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में आवश्यक करने की बात लिखी थी। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी युवाओं को शिक्षक बनाने की बात भी कहती थी। आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान को डॉक्यूमेंट करना, उससे संबंधित ट्रेनिंग सेंटर बनाना और दुनिया के सामने उसी स्वरूप में लाने की बात लिखी थी। आदिवासियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया था, जिसमें फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर और पॉलिटेक्निक जैसे विषयों पर जोर दिया गया था। वास्तव में फॉरेस्ट्री सिर्फ जंगल की लकड़ी को नहीं कहते हैं, बल्कि जंगल पर आधारित जैव विविधता और उस पर निर्भर जीव जंतुओं के बारे में, उसके ज्ञान के बारे में भी है। नीति में आदिवासियों के स्वास्थ्य पर फोकस डालते हुए एलोपैथी को मजबूत करने की बात कही थी, जिसमें गांव में हेल्थ वर्कर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर को मजबूत करने की बात थी। लेकिन स्वास्थ्य के लिए आदिवासी जड़ी बूटियों को भी वैलिडेट करने की बात नहीं थी, लिखी हुई थी। इसके संबंध में इन जड़ी बूटियों को पेटेंट कराने संबंधी और औषधीय पौधों की खेती आदि की भी बात राष्ट्रीय आदिवासी नीति में लिखी गई थी।
कुछ बीमारियां जो आदिवासी क्षेत्र में फैलती है जैसे मलेरिया, सिकल सेल एनीमिया इत्यादि को ख़त्म करने की बात अंकित थी। हम सभी जानते हैं कि आदिवासियों के लिए जल, जंगल और ज़मीन विरासत है। उसके बिना आदिवासियों का जीवन का कोई मतलब नहीं। इसीलिए विस्थापन को न्यूनतम करने की बात नीति में भी लिखी गई थी। वैसे भी हमने देखा ही है कि 2013 में जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 आया तो 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची क्षेत्र में किसी भी परियोजना को लागू करने का अंतिम विकल्प के रूप में देखने की बात स्पष्ट लिखी हुई है। तो नीति में डैम, माइनिंग, उद्योगों से विस्थापित लोगों को भूमि के बदले भूमि कम से कम 2 हेक्टेयर देने की बात भी लिखी थी, लेकिन यह भी विभिन्न कानूनों के मार्फत ही की जानी थी। सामुदायिक जल स्रोतों पर मछली पकड़ने का अधिकार स्थानीय आदिवासियों को ही देने की बात अंकित थी। साथ ही यदि पुनर्वास की नौबत आ जाती है अंतिम विकल्प के रूप में, उस स्थिति में उनके निवास के पास मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के साथ वे अपने संस्कृतियों का भी पालन कर सकें, इसकी गारंटी की बात अंकित थी। साथ ही किसी कारणवश यदि उन्हें अपने समुदाय से दूर रहने के लिए जगह मिलता है तब मुआवजा को कई गुना बढ़ाने की बात भी लिखी थी। आदिवासी गांवों को भी विकसित बनाने के लिए प्रयासों की बात लिखी थी। तो साथ ही लोन और कोऑपरेटिव से आदिवासियों के आय बढ़ाने की भी व्यवस्था ड्राफ्ट में लिखी गई थी। पारंपरिक झूम खेती, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, के लिए ज़मीन का इस्तेमाल को रेशनलाइज करने की बात लिखी गई थी, यानी झूम खेती को आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान के रूप में ही अंकित किया गया था। नीति में गैर आदिवासियों को जमीन के हस्तांतरण पर पूर्ण पाबंदी थी। इसके अलावा मौखिक परंपरा को मान्यता देते हुए मौखिक साक्ष्य को भी मान्यता दिया गया था और सर्वे में इसे भी महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में ही माना जाने की बात लिखी गई थी। आदिवासी ज्ञान की सुरक्षा के लिए कानूनी फ्रेमवर्क बनाने की बात नीति में आ गई थी। भाषाओं को संरक्षित करना और मातृभाषा में शिक्षा को ज़्यादा कारगर बनाने के लिए बात लिखी गई थी। साथ ही स्वास्थ्य, साक्षरता, भूमि अधिकार और वन प्रबंधन में आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की व्यापक व्याख्या की गई थी। प्रशासन में आदिवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए स्वायत्तशासी निकायों को मजबूत करने, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को ज़्यादा धारदार बनाने की बात लिखी गई थी। इसके लिए अधिकारियों की ट्रेनिंग और उससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई। जैसे कोल्हान में हम लोग मुंडा भवन बोलते हैं, जहां ग्राम प्रधान गांव की समस्याएं सुनने के लिए बैठकें करें। इन सब मामलों में जहां तक ट्रेनिंग की बात आती है, एनजीओ के साथ भी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात लिखी गई थी। इन सब उद्देश्यों में मेरी नज़र में तो सबसे खतरनाक जो उद्देश्य था वह यही था कि राष्ट्रीय आदिवासी नीति 2006 में आदिवासियों को मुख्य धारा में शामिल करने के नाम पर प्रिमिटिव लेबल को हटाना भी एक उद्देश्य था, यानी आदिवासियों में आदिम विशिष्टता को समाप्त करना भी लक्ष्य था। सोच कर देखिए, यह आपके दूसरे समुदायों से अलग होने की विशिष्टता को ही ये लोग समाप्त करने की बात कर रहे हैं। इसका दूरगामी प्रभाव यह होता कि आने वाले समय में कोई भी जाति अनुसूचित जनजाति के सूची में आने के लिए आसानी से योग्य बन सकता है। मेरे ख्याल से यह प्रावधान आदिवासी समुदाय के लिए घातक सिद्ध हो सकता था। खैर, बाकी सब चीज़ें तो अभी तक के हिसाब से जो लिखा गया है उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। 100% रोजगार की गारंटी और हस्तकला का विश्व बाजार बनाने की बातें भी रोमांचित करती हैं। अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर अमल क्यों नहीं हुआ। 2004 में यूपीए 1 के समय में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आदिवासी मुद्दा टॉप 3 में था। पीएमओ ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में एक 15 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाई, जिसमें 18 महीने, 22 राज्य और 400 गांवों की सुनवाई के बाद 2006 का ड्राफ्ट तैयार किया था और कैबिनेट ने 22 फरवरी 2006 को हरी झंडी दी। लेकिन यहीं से कहानी भी मुड़ जाती है। वन विभाग का विरोध पहला कारण बनता है। ज्ञात हो, वन अधिकार अधिनियम 2006 और राष्ट्रीय आदिवासी नीति 2006 दोनों ही वन विभाग का मोनोपोली खत्म करने की बात करती है। अभी के समय में हम सभी जानते हैं कि वन अधिकार के लगभग 62% दावे वन विभाग की आपत्ति से ही रिजेक्ट हुए हैं। इस नीति को दूसरा विरोध खनन औद्योगिक लॉबी से मिलता है। जिन 5 राज्यों में खनन का 70% हिस्सा है उसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। जब 5वें अनुसूची के आलोक में पेशा कानून को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इसमें ग्राम सभा की सहमति खनन उद्योग लॉबी का विरोध का कारण बनता है। इसी प्रियर कंसेंट ऑफ ग्राम सभा को कभी नियम नहीं बनने देने के लिए खनन औद्योगिक लॉबी ने विरोध किया।
तीसरा कारण बना पैसे का अभाव और संबंधित अधिकारियों की सॉफ्ट बॉयकॉट। 2006 से 2023 तक जनजातीय मंत्रालय को अब तक बजट का सिर्फ 0.04% ही अलॉट हुआ। जी हाँ, 0.04%। जमीन पर 1 रुपया पहुंचता है तो 99 पैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में ही खप जाते हैं। तब नीति को लागू करने के लिए जो आवश्यक संसाधन है वे कहाँ से आते? अक्सर सरकारें इसी तरह का रवैया अपनाती है। आपको कागज़ों में अधिकार तो दे दिए जाते हैं लेकिन बजट अलॉट नहीं करती, जिस कारण से वे अधिकार कागज़ में ही रह जाते हैं। न्यायिक स्तर पर भी इस नीति के लिए नकारात्मक माहौल तैयार हुआ। 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट का जंगलों से आदिवासियों को निकालने का ऑर्डर था, वह ग्राम सभा की सहमति को मात्र औपचारिक बना रहा था, जिसका नतीजा यह हुआ कि इसे अमल करने की हिम्मत कमज़ोर हुई। इसके अलावा इस नीति को लागू करने के लिए कानूनी ढांचे का व्यापक अभाव था। इस नीति में जो प्रावधान निहित किए गए थे वे कानून से अधिक दिशा निर्देश जैसे थे। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय भी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि मंत्रालयों की असहमति स्पष्ट दिख रही थी। वन विभाग अपनी जमीन के लिए ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन कर रहा था, जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय आदिवासियों को वन पट्टा जल्दी से निर्गत करने की बात कर रही थी। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि कभी भी यह मुद्दा राजनीति की प्राथमिकता में नहीं आया। कहने का मतलब इसे चुनावी मुद्दा के रूप में कभी एजेंडा सेट नहीं हो पाया। इसके लिए तो आदिवासियों को ही जागरूक होकर अपनी आवाज़ को छोटे छोटे स्तरों से राष्ट्रीय स्तर तक उठाना जरूरी होगा। इन सब के अलावा जो बहाना सरकार ने इस नीति को संसद में नहीं लाने के लिए बताया, उसमें एक विवाद महत्वपूर्ण था कि समालोचक और आलोचक इसे संस्कृति बनाम मुख्य धारा के द्वंद्व के रूप में प्रचारित किया। आलोचक बोले कि मेन स्ट्रीम या मुख्य धारा का मतलब है संस्कृताइजेशन, यानी आदिवासियों को उनकी आदिम विशिष्टता और भिन्न संस्कृति से दूर करके मुख्य धारा के हिंदू विचारधारा में लाने की बात। इसके कारण यह नीति उन विषयों को एड्रेस नहीं कर पाने के कारण ड्राफ्ट ही रह गई, संसद में फ्लोर नहीं की जा सकी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में ग्राम सभा ने 2008 में 1200 हेक्टेयर सामुदायिक वन का दावा किया। 2015 में 960 हेक्टेयर मिल भी गया, लेकिन वन विभाग ने उसी जमीन पर 2019 से बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के नाम पर टूरिस्ट रिसोर्ट का लीज दे दिया। ग्राम सभा की फाइल लापता हो गई। इस तरह से आदिवासियों के विरोध में सरकार का मंत्रालय ही काम कर रहा है। दूसरा उदाहरण असम के कार्बी आंगलोंग का। झूम खेती को राष्ट्रीय आदिवासी नीति में ट्रेडिशनल शिफ्टिंग कल्टीवेशन की मान्यता दी गई थी, लेकिन ज़मीन पर जिलाधिकारी कहते हैं कि आप अपना दावा साबित करो कि 1940 से आप झूम खेती कर रहे हो। 80 साल पुराने प्रूफ कौन देगा? तो इन मामलों में रिजेक्शन रेट 92% था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह नीति सिर्फ टेक्स्ट बनकर रह गई, कंटेक्स्ट नहीं बन पाई। आज के समय में भी आदिवासी इलाकों में खनन का विस्तार बदस्तूर जारी है। जल, जंगल और ज़मीन के लिए संघर्ष जारी है। जलवायु संकट और विकराल रूप ले चुका है। आदिम जनजातियों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पोषण और स्वास्थ्य सूचकांकों में नकारात्मक आंकड़े भी चिंता की लकीरें खींच रहे हैं। ऐसे में इन सब का समाधान नीति आधारित दीर्घकालिक ढांचा ही दे सकता है, और इसीलिए आज इसे राष्ट्रीय विमर्श में वापस लाना जरूरी है। हमें समझना होगा कि आदिवासी केवल लाभार्थी नहीं है, बल्कि वे राष्ट्र के संसाधनों के संरक्षक हैं। आदिवासियों की सुरक्षा ही पर्यावरण की सुरक्षा है। राष्ट्रीय आदिवासी नीति को पुनः राष्ट्रीय विमर्श में लाने के लिए जरूरी है कि हम 22 फरवरी 2006 को कैबिनेट ने जब इसे हरी झंडी दी थी के दिन को आदिवासी नीति दिवस के रूप में हम मनाना शुरू करें, और सोशल मीडिया पे ऐसे दिनों को ट्रेंड किया जाना चाहिए। देश के आदिवासियों के सामने राष्ट्रीय आदिवासी नीति के नए स्वरूप को लाने के लिए जरूरी है कि वह आदिवासी अधिकार अधिनियमों, जिसमें वन अधिकार अधिनियम 2006 और पेशा 1996 की वास्तविक क्रियान्वयन की वे समीक्षा करें। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को संवैधानिक शक्ति देने की ज़रूरत है। आदिवासी इलाकों में आवश्यक रूप से मातृभाषा आधारित शिक्षा व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। विस्थापन और पुनर्वास को, जैसा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में कहा गया है, कि अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाना है,
और यदि विस्थापन असंभावी है तो पुनर्वास को कानूनी बाध्यता बनाना भी जरूरी है, ताकि वह गांव अपने समाज से, अपने समुदाय से अलग ना हो, अपने संस्कृतियों का पालन करने में उसे कोई दिक्कत ना हो, अपने पारंपरिक ज्ञान को वह अपने आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित कर सके। खनन परियोजनाओं में फ्री, प्रियर और इन्फॉर्म कंसेंट को आवश्यक किया जाना जरूरी है। पारंपरिक ग्राम सभा को सहमति का अधिकार मिलना चाहिए और यह कानूनी बाध्यता हो। इस तरह से संस्कृति और जल, जंगल और ज़मीन पर आधारित विकास मॉडल की परिकल्पना हम कर सकते हैं। यह सही है कि राष्ट्रीय आदिवासी नीति 2006 भारतीय लोकतंत्र की एक अधूरी कहानी है, जो अधिकार, सम्मान और पहचान का भविष्य लिखना चाहती थी। अब ज़रूरत है इसे फिर से जीवंत करने की, न केवल दस्तावेज के रूप में बल्कि जन आंदोलन और राष्ट्रीय विमर्श के रूप में। राष्ट्रीय आदिवासी नीति कोई दया का अधिनियम नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक अधिकारों का और न्याय का सवाल है। यह नीति न केवल आदिवासी समुदायों के लिए ज़रूरी है, बल्कि एक विविधतापूर्ण, न्यायसंगत और टिकाऊ भारत के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। क्या हम मिलकर इस नीति को ज़मीन पर उतारने की आवाज़ बन सकते हैं? सोच कर देखिए। इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।